हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इस नई वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मुख्य परीक्षा के पेपर 7 का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुख्य परीक्षा के सेल्फ प्रिपरेशन से संबंधित कंप्लीट सिलेबस और बुक लिस्ट मैं ऑलरेडी आपसे चर्चा कर चुका हूं। आप सभी को पता होगा कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में कुल 7 पेपर हैं। पहला प्रश्न पत्र लैंग्वेज का है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र निबंध का है। इसी प्रकार तीसरा से लेकर के जो 7वां पेपर है, इसमें जनरल स्टडीज़ के विषय पूछे जाते हैं और इसलिए इन्हें जीएस पेपर 1 से लेकर के जीएस पेपर 5 कहा जाता है। तो जीएस पेपर 5 कहें या पेपर 7 कहें, इसमें महत्वपूर्ण कानूनों और स्कीम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 7 का जो पार्ट 1 है, इसमें लॉ और स्कीम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस पेपर में जो स्कीम्स हैं वो आपको इकोनॉमिक सर्वे से कवर करने चाहिए। जो भी लेटेस्ट स्कीम है, उनसे संबंधित डाटा है, वो इकोनॉमिक सर्वे में अपडेटेड मिलता है। इसके अलावा कुछ जो पुराने स्कीम्स हैं, बड़े फेमस स्कीम्स हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब जो लॉ वाला पोर्शन है, इसमें बहुत अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। हालांकि सिलेबस में जो कानून बताए गए हैं, उसके अलावा भी कुछ कानूनों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अब इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान मैं जो नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ये मैंने मुस्कान पब्लिकेशन की पेपर 7 पार्ट 1 से संबंधित जो बुक आती है, उससे ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो आप चाहें उसी बुक को रेफ़र कर सकते हैं, या आप जिस भी किताब से अभी तक पढ़ चुके हैं उसे ही आप लेकर के चलिए। इसके अलावा भी कई बुक्स सब्जेक्ट वाइज और पार्ट वाइज मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें से जो भी आपको पसंद आए उसे आप रेफ़र कर सकते हैं। अब हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम पेपर 7 का पार्ट 1, जिसमें कि महत्वपूर्ण कानूनों के संबंधित चर्चा किया गया है, इसको शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले कानूनों के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा भारतीय समाज के बारे में जानना आवश्यक है। ये भी इस पेपर का एक टॉपिक है। सिलेबस में ये एक टॉपिक डिफाइंड है, भारतीय समाज इस नाम से। तो सबसे पहली चीज़, समाज क्या होता है? समाज हम अपने आसपास डेली लाइफ में देखते हैं कि लोगों के बीच जो एक सामूहिकता की भावना है, सामाजिक संबंधों से निर्मित जो व्यवस्था है, इसी को ही हम समाज कहते हैं। ठीक, इसे जब आप बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? समाज क्या है? तो लिखना है कि समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया है। व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से निर्मित व्यवस्था को समाज कहते हैं। बुक में ये एक डेफिनेशन डिफाइन किया गया है। जब आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो अलग अलग थिंकर्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे किसी भी थिंकर को कोट करते हुए उनके डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। ठीक, अब भारतीय समाज क्या है? तो भारतीय समाज भारत का जो समाज है, इसी को ही हम भारतीय समाज कहते हैं। ठीक है, भारतीय समाज विश्व की प्राचीनतम समाजों में से एक है। इसका इतिहास हमको कब से मिलता है? लगभग जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ना शुरू करते हैं, या यूं कहें कि उससे भी पहले जब मानव सभ्यता का विकास हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, तभी से हम भारतीय समाज की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय समाज क्या है, तो बिल्कुल दो मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि भारतीय समाज को के बारे में वर्णन कीजिए। उसमें आपको 2 चीज़ें मेंशन कर देनी है कि भारतीय समाज विश्व के प्राचीनतम समाजों में से एक है और इसका इतिहास लगभग आज से 5000 या 7000 वर्ष पुराना प्रतीत होता है। ऐसे हमको
एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राचीन काल से लेकर के अभी तक भारतीय समाज में कई परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से कला, साहित्य, संस्कृति, संस्थाएं, परंपराएं, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, अब हम सीधे उन टॉपिक्स पर चलते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब सोशियोलॉजी में भी या इस टॉपिक में भी एक प्रश्न है कि भारतीय समाज की विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय समाज की विशेषताओं को हम कई पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसी में ही सबसे पहला विशेषता है, भारतीय समाज में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं। सोशियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा संस्था के बारे में, संस्था क्या होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, इन सभी को हम सोशियोलॉजी में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारतीय समाज की जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें कौन कौन से संस्थाएं देखने को मिलती हैं? तो एक है वर्ण, एक है जाति, एक है विवाह। ये सभी संस्थाओं के प्रकार हैं। वर्ण क्या है? भारतीय समाज में सबसे पहले हमको 4 वर्णों की कल्पना देखने को मिलती है। कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। माना जाता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार वर्ण व्यवस्था ही है। यहाँ पे व्यक्ति की कार्य क्षमता के आधार पर कार्यों का बंटवारा किया गया था और इसी को ही हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। हालांकि बाद में इसने अपना विकृत रूप ले लिया और वर्ण व्यवस्था कार्य आधारित न होकर के जन्म आधारित होने लग गया। ठीक है, यह एक डिफरेंट चर्चा है। तो वर्ण भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा है जाति। आप सभी को पता है कि भारतीय समाज में जो व्यक्ति समूह हैं वो अलग अलग जातियों में बटे होते हैं जो कि जन्म पर आधारित होते हैं। ठीक है, तीसरा है विवाह। यह भी भारतीय समाज की एक प्रमुख संस्था है। भारतीय समाज ही नहीं बल्कि विश्व में लगभग सभी समाजों में विवाह जैसी कोई ना कोई परंपरा देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से नई नातेदारी या रिश्तेदारी स्थापित होती है। ठीक है, तो भारतीय समाज की एक विशेषता क्या है? सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं में वर्ण, जाति, विवाह ये सभी हमको विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता है विविधता। भारतीय समाज में पहली विशेषता हमने देखा सामाजिक संस्थाएं, कई प्रकार की सामाजिक संस्थाएं हैं। दूसरा है विविधता। भारत में कई प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। धर्म आधारित विविधता है, भाषा आधारित विविधता है, जाति आधारित विविधता है। ठीक है, अगला विशेषता है भारतीय समाज की प्राचीनता और स्थायित्व। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि भारतीय समाज लगभग 5000 से लेकर के 7000 वर्ष पुराना प्रतीत होता है। ठीक है, और इसका जो व्यवस्थित रूप है हम हड़प्पा सभ्यता से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो भारतीय समाज अपनी प्राचीनता के लिए और स्थायित्व के लिए विख्यात है। पुराने समय की बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो कि आज भी प्रचलित है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह प्राचीनता के साथ साथ स्थायित्व लिए हुए है। अगली विशेषता है सहिष्णुता और धर्म की प्रधानता। ठीक है, भारतीय समाज में बहुत सारे समाज आए और इसमें विलीन होते चले गए। उन सभी को हमने उसी आदर और सत्कार के साथ अपने में शामिल किया, जैसे कि भारत में जो पहले से विद्यमान लोग थे, जो संस्कृतियाँ थी। ठीक, इसके अलावा धर्म की प्रधानता, ये तो हम सभी को पता है कि भारतीय समाज में आज भी हमको धर्म की प्रधानता देखने को मिलती है। अगला है संयुक्त परिवार। यह भी भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता है। विश्व में ज़्यादातर जो विकसित देश हैं वहाँ पे संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता है। परिवार में माता पिता और उनके बच्चे जब योग्य हो गए, लायक हो गए, धन अर्जित करने के लिए या सक्षम हो गए, तो वो अपने माता पिता से अलग होकर के अपना नया परिवार बसाते हैं। जबकि भारतीय समाज में जनरली 2 से 3 पीढ़ी एक साथ देखने की परंपरा मिल जाती है। मतलब दादा दादी हो गए, माता पिता हो गए और नाती पोते हो गए। इस प्रकार 3 पीढ़ियां हमको आसानी से भारतीय समाज में देखने को मिलता है। इसे ही हम संयुक्त परिवार कहते हैं। भारतीय समाज की अगला विशेषता है
कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास। भारतीय समाज काफ़ी हद तक आध्यात्मिक समाज रहा है। अलग अलग धर्म में आध्यात्म का स्तर अलग अलग रहा है और ज़्यादातर धर्मों में अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी जाती है ताकि वे इस जन्म के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकें। बहुत सारे धर्मों में पुनर्जन्म का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है। अगला है संस्कार व्यवस्था। भारतीय समाज में जो विशेष रूप में हिंदू समाज है वहाँ पे 16 संस्कारों का जिक्र मिलता है। ठीक है, इतिहास में आप इन 16 संस्कारों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। जब वैदिक समाज या वैदिक सभ्यता इस्टेब्लिश होता है तो हमको कई प्रकार के वैदिक कर्मकांड देखने को मिलते हैं और उनमें से ये 16 संस्कार भी महत्वपूर्ण थे। अगला है अध्यात्मवाद। भारतीय समाज में अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ अपने अपने विशेष आध्यात्मिक विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं। यह भी भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है चतुष्पदीय व्यवस्था। खासकर हिंदू समाज में 4 वर्ण, 4 वेद, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ जैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसी को ही चतुष्पदीय व्यवस्था कहा जा रहा है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार ये जो व्यवस्था है इसी को हम चतुष्पदी व्यवस्था कहते हैं। अगला है जनसंख्या। भारतीय जनसंख्या में विविधता हमको बहुत अधिक देखने को मिलता है। ये विविधता हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। धर्म आधारित हो, भाषा आधारित हो, जाति आधारित हो, ठीक है, ये सभी विविधता हमको भारत में विशेष रूप से ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तो लिंग आधारित व्यवस्था हो गया, दूसरा है एज आधारित भी। आयु के आधार पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है भारत में, इसके लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है, जनांकिकी लाभांश। तो भारत में अभी जो जनसंख्या है वह जनांकिकी लाभांश की स्थिति में है। यह भी भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब अभी भारत में कार्य करने वाले या कार्य करने में सक्षम लोगों की जो जनसंख्या है वो अधिक है। ठीक है, इस प्रकार भारतीय समाज की कुछ प्रमुख विशेषताओं में हमने सामाजिक संस्थाएं, विविधता, प्राचीनता, सहिष्णुता, संयुक्त परिवार, कर्म और पुनर्जन्म, संस्कार व्यवस्था, आध्यात्मवाद, चतुष्पदी व्यवस्था और जनसंख्या जैसी प्रमुख विशेषताओं को देखा। अगला है भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओं को डिफाइन करते समय या जब आप लिख रहे होंगे उस समय आप इसे मुख्य तौर पे अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब भारतीय समाज की समस्याओं को आप या तो इंडिविजुअली काउंट करेंगे या तो उनको ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ग्रुपिंग करने का एक तरीका क्या है कि इनको हम देखेंगे पहले सामाजिक समस्याओं के रूप में, फिर आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, फिर महिलाओं से संबंधित समस्याएं कौन सी हैं, बच्चों से संबंधित समस्याएं कौन सी हैं, बुजुर्गों से संबंधित कौन सी हैं और जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे संबंधित समस्याएं कौन सी हैं। तो सबसे पहले सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं भारत में। एक मुख्य समस्या तो हमको देखने को मिलता है जातिवाद। इसके अलावा धर्मवाद। धर्म के अंदर कई प्रकार की जातियां हैं, तो जातिवाद और धर्मवाद दोनों ही पृथक समस्याएं हैं। धर्म और जाति की वजह से कई बार दंगों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और साथ ही जनसंख्या वृद्धि भी भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण समस्या है। ठीक है, तो इन सभी को बस एक एक दो दो लाइन में आप डिफाइन करते चले जाएंगे तो आपका एक पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मान लो एक 4 नंबर का एक प्रश्न आया कि भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं,
इसके सामाजिक पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो आप जाति, धर्म, दंगे और जनसंख्या, या आपको उस समय जो भी और समस्याएं याद आती हैं उन सभी को आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पे ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम सामाजिक समस्याओं के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ओपन एंडेड प्रश्न मिले कि भारतीय समाज की समस्याएं कौन सी हैं और छोटे नंबर के प्रश्न जैसे कि 2 या 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप बिना ये क्लासिफिकेशन किए ही सीधा सीधा इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिल जाएंगे, उनको सेग्रीगेट करने का स्कोप वहाँ पे कम रहेगा। अगर यही क्वेश्चन बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में आता है 10 नंबर या 15 नंबर में, तो आपको इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिखना पड़ता है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को डील करने में ये जो क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले सामाजिक समस्याओं में जातिवाद, अगला है धर्मवाद, फिर है दंगे और अगला है जनसंख्या। ये सभी कुछ प्रमुख सामाजिक समस्याएं हैं। अगला है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्याओं में गरीबी एक प्रमुख समस्या है भारत में। गरीबी के अलावा बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय का कम होना और भ्रष्टाचार, ये सभी आपस में लिंक्ड हैं और इन सभी को आप इंडिविजुअली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आर्थिक समस्या के बारे में अगर आप लिख रहे होंगे तो बता सकते हैं कि गरीबी क्या है, मतलब किसी व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा मकान की अनुपलब्धता या अवेलेबिलिटी न होना ही गरीबी कहा जाता है। गरीबी को मापने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। उन्होंने हमारे कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से और प्रति व्यक्ति मासिक खर्च के हिसाब से गरीबी रेखा निर्धारित किया हुआ है। ठीक, अगला है बेरोजगारी। कोई व्यक्ति जो काम करना चाहता है पर उसको दैनिक, साप्ताहिक या मासिक स्तर पे रोजगार प्राप्त न हो, ऐसे व्यक्ति को हम अलग अलग श्रेणियों में बेरोजगार की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अगला है प्रति व्यक्ति आय का कम होना। प्रति व्यक्ति आय, यह हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि देश की जो कुल संपत्ति है उसको जब आप देश की जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो वह प्रति व्यक्ति आय निकल आता है। अब ये जो प्रति व्यक्ति आय है इसका औसत जब हम देखते हैं तो वह प्रति व्यक्ति आय, कुल जो संपत्ति है उसको जब कुल व्यक्तियों की संख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल आता है। लेकिन यह असमानता का भी सूचक है। हालांकि यहाँ पे जो औसत निकल के आएगा, मान लीजिए 100 रुपये को हम 10 लोगों में अगर बांटें तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमें 10 का एवरेज प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना है, 10 रुपये। लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति के पास 10 रुपये ही उपलब्ध हों? हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के पास 80 रुपये उपलब्ध हों और बाकी का जो पैसा है, मतलब जो बचा हुआ 20 रुपये है, वो शेष 9 लोगों में विभाजित हो। इसमें से भी हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के पास 10 रुपये उपलब्ध हों और बाकी के जो बचे हुए 10 रुपये हैं वो 8 लोगों के बीच विभाजित हों। तो यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वह असमानता, वो हमें ये नहीं बताता कि हर एक व्यक्ति के पास उतने पैसे अवेलेबल हैं ही, बल्कि कई बार यह असमानता का भी सूचक होता है। ठीक है, इसके अलावा भ्रष्टाचार, इस पे तो आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? गरीबी, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, भ्रष्टाचार। बस इनके बारे में 2-2 लाइन आप वहाँ पे मेंशन करते चलेंगे तो ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसी प्रकार महिलाओं से संबंधित समस्याएं कौन सी हैं? तो दहेज, तलाक, घरेलू हिंसा, असमानता, लैंगिक असमानता मतलब स्त्री पुरुष में असमानता, यह महिलाओं से संबंधित प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट है बच्चों से संबंधित समस्याएं कौन सी हैं? तो बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, ये सभी प्रमुख समस्याएं हैं बच्चों से संबंधित। अगला है बुजुर्गों से संबंधित समस्याएं कौन सी हैं? तो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का होना, बुजुर्ग अपने आप में कार्य करने के लिए सक्षम नहीं रह पाते हैं या यूँ कहें कि वित्तीय रूप से निर्भर हो जाते हैं, मतलब असमर्थ हो जाते हैं, यह भी एक समस्या है। अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भरता, यह भी एक प्रमुख समस्या है। तो बुजुर्गों को इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और भारत में यह एक समस्या है। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, असमर्थता और
दूसरों पर निर्भरता। अगला है पिछड़ा वर्ग, जो तथाकथित वर्ग विभाजन है जिसमें कि उच्च जाति या निम्न जाति के रूप में समाज को विभाजित किया जाता है। इसमें कुछ जातियों को उनके पृष्ठभूमि के आधार पर या जन्म के आधार पर उन्हें पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित कर दिया जाता है, जिसमें हम SC, ST या OBC को शामिल करते हैं। इनमें समस्याएं क्या हैं? भारतीय समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो सबसे पहली समस्या है साक्षरता की, अगला है छुआछूत, फिर है अकुशलता और सम्मान में कमी। समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उनको आसानी से शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। वो जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता है। मतलब हो सकता है कि कोई व्यक्ति साक्षर हो पर वो हो सकता है कि उतनी योग्यता न रख पाए जितना कि कोई अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से पढ़ने वाला व्यक्ति। अगला है छुआछूत। यह समाज में प्रचलित एक कुरीति है जिसको कि काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है बहुत सारे कानूनों के माध्यम से, लेकिन आज भी दूर दराज क्षेत्रों में इसका प्रभाव हमको देखने को मिल जाता है। अगला है अकुशलता। वर्तमान परिदृश्य में जिस कुशलता की आवश्यकता है रोजगार के लिए, वैसी कुशलता पिछड़े वर्गों के पास उपलब्ध नहीं हो पाती है। उसका रीज़न क्या है? अच्छी स्कूलिंग ना होना, और अच्छी स्कूलिंग ना होने के पीछे उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का वीक होना, ठीक है, और उनके बैकग्राउंड के वीक होने के पीछे उनकी गरीबी। इस प्रकार यह दुष्चक्र हमेशा चलता रहता है और वे इस दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। तो अकुशलता एक प्रमुख समस्या है भारतीय समाज में पिछड़ा वर्गों के लिए। साथ ही इनको समाज में वैसा उचित सम्मान नहीं प्राप्त हो पाता है जैसे कि सो कॉल्ड उच्च वर्ग के लोगों को प्राप्त हो पाता है ना। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप कम शब्दों में अगर लिखना हो तो केवल इस पोर्शन को आप सीधे सीधे, मान लो 2 नंबर का एक प्रश्न आया, उसमें समस्याओं को सीधे सीधे आप पॉइंट नोट करते चले जाएंगे, 2 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यही प्रश्न अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछता है, 8 नंबर, 10 नंबर या 15 नंबर, तो आप इसको इस तरीके से क्लासीफाई करके और हर एक समस्या को डिफाइन करते हुए और हर एक समस्या के बारे में 1-1, 2-2 पॉइंट लिखते चलेंगे, तो ये आपका लगभग 150 शब्द कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। मुख्य परीक्षा में एक समस्या यह भी है कि आपके पास अगर ज़्यादा नॉलेज है तो उसको कम शब्दों में, और कम नॉलेज है उसको बढ़ा के ज़्यादा शब्दों में कैसे लिखना है, ठीक है। तो भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं इतनी कुछ हम देख चुके हैं। अगला है इसका समाधान क्या है। समाधान है एक तो क्रांति के रूप में और एक है सुधार के रूप में। सामाजिक क्रांति भी आनी चाहिए और सामाजिक सुधार भी आवश्यक है। सामाजिक क्रांति किस रूप में? कोई व्यवस्था अगर बहुत उग्र गति से, तीव्र गति से या आक्रामक रूप में परिवर्तित होती है, इसको हम कहते हैं सामाजिक क्रांति। और सामाजिक सुधार क्या है? वह परिवर्तन जो धीमी गति से हैं, उदार प्रवृत्ति के हैं, परंपरागत चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, स्वप्रेरण के थ्रू, मतलब आप खुद से प्रेरित होकर के उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे सुधारों को हम सामाजिक सुधार कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक सुधार कहेंगे, ठीक है। इनमें स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो ये समाधान के रूप में आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सामाजिक क्रांति के रूप में हमको शॉर्ट टर्म सुधार देखने को मिलेंगे और सामाजिक सुधार के रूप में हमें लॉन्ग टर्म चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक। अब सुधार का तरीका क्या हो सकता है? तो जो समस्याएं हैं इन्हीं के उपाय को हम समाधान के रूप में लिख सकते हैं। मतलब अगर हम सामाजिक समस्याएं पढ़ चुके हैं तो सामाजिक समस्याओं का उपाय क्या है कि भाई अगर जो व्यक्ति धर्म, जाति या इनके आधार पर भेदभाव कर रहा है तो इनके लिए प्रॉपर कानून होना चाहिए ताकि उन्हें दंडित किया जा सके। दंगे या उत्पात मचाने वाली कोई सिचुएशन होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना आवश्यक है। और जनसंख्या वृद्धि का जो समस्या है उसके लिए जन जागरूकता आवश्यक है। परिवार नियोजन से संबंधित जागरूकता लोगों के बीच फैलाई जाए,
उन्हें समझाया जाए कि बच्चे कम हों परिवार में या समाज में, वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल होगा। ठीक है, जब हम आर्थिक समस्या की चर्चा कर रहे हैं तो यहीं पे हम उसके समाधान भी खोज सकते हैं। भाई गरीबी के लिए समाधान क्या है? व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो, मतलब कुशल व्यक्ति को कुशल काम प्राप्त हो, कुशलता ऐसे काम प्राप्त हो जिसमें कुशलता की आवश्यकता है, और अकुशल व्यक्ति को ऐसे काम प्राप्त होने चाहिए जिसमें उतनी कुशलता की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इसमें बहुत सारे स्कीम्स पता हैं, ठीक है, जैसे कि अकुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए आपका मनरेगा संचालित है। दूसरी तरफ जो लोग कौशल प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि वो विभिन्न डोमेन में, विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष योग्यता हासिल कर सकें और वहाँ पे उनको काम मिल सके। उसी तरीके से जब व्यक्ति की गरीबी दूर होगी, या यूँ कहें कि गरीबी दूर करने के लिए जब उनको रोजगार प्राप्त होगा तो बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो जाएगी, और जब बेरोजगारी दूर होगी तो हर एक व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में पैसे इकट्ठे होंगे, और इस तरीके से पर कैपिटा इनकम का जो असमानता है वो भी कम होता चला जाएगा। भ्रष्टाचार दूर करने के क्या उपाय बता सकते हैं? इसके लिए हर एक विभाग में एक शिकायत पेटी होनी चाहिए, जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार का सामना करता है तो वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर सके, और इस शिकायत पेटी को कोई उच्च स्तरीय अधिकारी जो है वो वहाँ पे शिकायत पत्रों को निरीक्षण कर सकते हैं। साथ ही जांच के बाद अगर मामले सही पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई करके जो भी विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको दंडित किया जा सकता है। इस तरीके से भ्रष्टाचार भी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगला है महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको कम दूर करने के लिए, मान लो दहेज की समस्या है तो दहेज के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। तलाक संबंधी मामलों में विशेष फैमिली कोड बनाए गए हैं। घरेलू हिंसा के लिए पुलिस को प्रशिक्षित किया गया है। असमानता के लिए जन जागरूकता आवश्यक है। उसी प्रकार से बच्चों से संबंधित जो समस्याएं हैं इनको कैसे दूर कर सकते हैं, समाधान क्या है? तो बाल विवाह के बारे में जन जागरूकता फैलाया गया है, कानून बनाया गया है कि कम उम्र के अगर बच्चों का विवाह किया जाता है तो माता पिता को दंडित किया जाएगा। बाल श्रम निषेध कानून बनाया गया है। भिक्षावृत्ति करवाने वाले व्यक्ति को कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से धीरे धीरे इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। फिर बुजुर्गों से संबंधित जो समस्याएं हैं इनको किस तरीके से दूर कर सकते हैं? तो माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले जो बच्चे हैं उनको अलग अलग सेक्शंस में उनके लिए पनिशमेंट डिफाइन है। जो भी बुजुर्ग असमर्थ हो चुके हैं या किसी पर निर्भर हैं उनको सरकार के द्वारा वृद्धाश्रम में रखा जा सकता है। उनके स्वास्थ्य के लिए मुफ्त चिकित्सा उनको उपलब्ध कराया जा सकता है। पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत इनको फ्री फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस तरीके से इन समस्याओं का यथासंभव निदान किया जा सकता है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो समस्याएं हैं उनका उपाय क्या हो सकता है? इनको अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, साक्षरता की कमी है, तो डेडिकेटेड स्कूल्स इनके लिए बनाए जा सकते हैं। कोई क्षेत्र विशेष ऐसा है जो कि दुर्गम स्थानों में है तो उन स्थानों में विशेष स्कूल बनाए जा सकते हैं। साथ ही एजुकेशन में इनके लिए विशेष कोटा रखा जा सकता है कि किसी स्कूल में कम से कम इतने लोगों को, इतने पिछड़े वर्गों को स्पेशली आप एडमिशन के लिए उनके लिए सीट रिजर्व हो सकती है। छुआछूत के लिए अलग से दंडात्मक कानून बनाए जा सकते हैं, बनाए गए हैं, ठीक है। इनके इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता अधिक है। अकुशलता को दूर करने के लिए इनके कौशल विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जा सकती है, और सम्मान ये जन जागरूकता के द्वारा ही लाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से भारतीय समाज की जो प्रमुख समस्याएं हैं और इनके जो समाधान हैं इनको हमने आज के वीडियो में कंप्लीट किया है। एक छोटा सा टॉपिक और है, किसी भी समाज के विकास की प्रक्रिया क्या होती है। तो समाज के जो विकास होता है यह चरणबद्ध रूप से ही विकसित होता है। समाज का जो विकास है वो चरणबद्ध रूप से ही होता है, और कोई भी समाज, चाहे आप अमेरिका देख लें, यूरोप में कोई देश का समाज देख लें, ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में या एशिया में, कोई भी समाज का जो विकास है वो चरणबद्ध रूप से ही हुआ है।
और इस चरण में कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला है कि कोई भी समाज आदिम समाज के रूप में ही पहले इसका उदय होता है। ठीक है, पहले सभी के सभी जो है वो आदि मानव थे, मतलब हंटिंग गैदरिंग करके ही अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे जैसे ही सभ्यताएं विकसित होती गई, मानव का बुद्धि और शरीर विकसित होता गया, यह कृषक समाज के रूप में डेवलप होता है। मतलब जब फूड प्रोडक्शन सीख जाते हैं तो जीवन में स्थायित्व आ जाता है, मतलब एक जगह रह करके और खाने का प्रबंध कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में यहाँ से शिफ्ट होकर के हम चलते हैं औद्योगिक समाज की तरफ। जब कोई समाज कृषि पर आत्मनिर्भर हो जाता है, उसके बाद में वहाँ पे औद्योगिक क्रांति जैसी हमको स्थिति दिखाई पड़ती है। मतलब वहाँ पे कच्चे माल का उपयोग करके नए नए वस्तुओं को मशीनों के माध्यम से बनाने का प्रयास शुरू हो जाता है। इसी को हम कहते हैं औद्योगिक समाज। और औद्योगिक समाज के बाद जो तकनीकों पर बहुत अधिक निर्भर जो समाज होता है, इसको हम कहते हैं उत्तर औद्योगिक समाज। जैसे कि आज के समय में मेट्रो सिटीज़ को आप कह सकते हैं उत्तर औद्योगिक समाज। ठीक है, जहाँ पे तकनीकों पर जीवन बहुत अधिक निर्भर हो चुका होता है। आदिम समाज का एग्जाम्पल क्या आदिम समाज के कुछ स्पेसिफिक यूँ कहें कि फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कारक हैं जिसके आधार पर हम किसी समाज को आदिम समाज कह सकते हैं। कोई ऐसा समाज जो कि प्रकृति पूजक है, जिनकी संस्कृति और कला परंपरागत रूप से बहुत प्राचीन है, जहाँ पे बहुत सारे अंधविश्वासों का पालन किया जाता है, जो अपने जीवन यापन के लिए केवल जल जंगल जमीन पर निर्भर हैं, ऐसे समाज को हम आदिम समाज की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा है कृषक समाज। एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि और पशुपालन पर निर्भर करते हैं। साथ ही जहाँ पर स्थानीय शासन पंचायत जैसी व्यवस्था है, जहाँ पे कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी विद्यमान हैं, ऐसे समाज को हम कृषक समाज के रूप में पहचान सकते हैं। औद्योगिक समाज किसको कहेंगे? तो जनरली विश्व में जो 19वीं सदी के मध्य के बाद जो समाज विकसित हुए हैं, इनको हम औद्योगिक समाज के रूप में पहचानते हैं, जहाँ पे लघु कुटीर उद्योग खत्म होते चले गए, फैक्ट्रियों का स्थापना बड़ी मात्रा में हुआ है, जहाँ पे उत्पादन को ज़्यादा महत्व दिया गया और बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया गया, जहाँ पे श्रमिक और मालिक वाला संबंध समाज में स्थापित होता चला गया। मतलब किसी समाज में जहाँ फैक्ट्री बहुत अधिक है, वहाँ पे कुछ व्यक्ति जो है वो मालिक का दर्जा प्राप्त होंगे, मतलब उन फैक्ट्रियों के मालिक होंगे, और समाज के जो बहुत सारे लोग होंगे उन फैक्ट्रियों में मजदूर के रूप में कार्य करते होंगे। ठीक है, ये इस समाज में आधुनिक और भौतिक विचारधारा का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। अगला है उत्तर औद्योगिक समाज। लगभग 1960-70 के बाद का जो दशक है, यहाँ पे तकनीक बहुत तेज़ी से परिवर्तित हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हमको देखने को मिलता है, और ये जो औद्योगिकीकरण था ये बहुत वृहद मात्रा में देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ है, बाज़ारवाद समाज पे हावी हुआ है, उपभोक्तावाद चरम पर है। ठीक है, मतलब व्यक्ति को उन चीज़ों की उपभोग की आदत लग गई है जिसके बिना भी वो सरवाइव कर सकता था। तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं उत्तर औद्योगिक समाज। ठीक है, तो जनरली आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि समाज के विकास की प्रक्रिया क्या है या समाज के विकास के प्रमुख चरणों को समझाइए, तो आप इन चारों स्टेप्स को वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और सभी के कुछ क्वालिटीज़ को बता सकते हैं। ये सभी क्वालिटीज़ कोई यूनिक नहीं है, आपने अभी तक जो कुछ भी नॉलेज गेन किया है अपने डिफरेंट स्टडीज़ में, उन्हीं का ही इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, इस प्रकार आज हमने मुख्य परीक्षा के पेपर 7 का पार्ट 1 शुरू किया और इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक भारतीय समाज कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।